नहीं 10,000 से ज्यादा लोग हैं, विद्यार्थी हैं 10,000 लोग। इन सबकी जान इस वक्त सांसत में है। अगर लड़ाई लंबी चली तो मोदी की सरकार, केंद्र सरकार इन्हें वापस लाने के लिए क्या इंतजाम करेगी, कैसे करेगी, अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, भारत या को क्या अभी क्या सीधे इसमें भारत को अभी जी जी सीधे नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उस हम्म लड़ाई से हमारा सीधे वैसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हम्म दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है। नंबर एक, खाड़ी के देशों में 90 लाख भारतीय काम करते हैं। ये आरोप हम नहीं लगाना चाहते, ये हम कह भी नहीं रहे, जी लेकिन प्रधानमंत्री अगर एप्स्टीन फाइल्स में लिप्त अपने मंत्री हरदीप पुरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, उनसे इस्तीफा नहीं ले पा रहे, इतने सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं, इतने सबूत, सब कुछ सामने है कि एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी की कई मुलाकातें हैं, न जाने कितने ईमेल्स हैं, भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी एप्स्टीन को दे रहे हैं हरदीप पुरी। तब जी तब जबकि भारत में वो योजना डिजिटल इंडिया लागू ही नहीं हुई थी, उससे पहले एप्स्टीन को सब बता दिया। तो ऐसा लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोल पा रहे हैं, न घरेलू मोर्चे पर अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर पा रहे हैं, का एक जनरल भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना बंधुआ मजदूर बता रहा है, वो बहुत गंभीर और आपत्तिजनक बयान है। उस पर कोई बयान अभी तक नहीं आया। लेकिन आज हम इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के पिछलग्गू बन गए हैं, कठपुतली जैसे बनकर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें बताया जाना तो बहुत दूर की बात है, इजराइल ने नहीं बताया, ये बात समझ में आती है, यद्यपि ये भी गंभीर बात है। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय का तमाम सारा अमला, हमारा दूतावास, वे लोग क्या कर रहे थे? क्या उनमें से किसी ने ये अनुमान नहीं लगा पाया कि इजराइल ईरान पर युद्ध छेड़ने वाला है? कोई न कोई ऐसी वजह है जिसके चलते वे इजराइल और अमेरिका के विरोध में खड़े नहीं दिखना चाहते। उन्हें डर है किसी बात का। वो और मजे की बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के दबाव में नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, खाड़ी के उन तमाम देशों के मुखियाओं से, शेखों से बात कर रहे हैं जहां पर अमरीकी अड्डे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन मूलतः ये लड़ाई जहां से शुरू हुई है, जिस देश पर हमले से शुरू हुई है, उसके मुखिया से बात ही नहीं कर रहे। यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2016 में ईरान गए थे, तब वहां खड़े होकर कह रहे थे कि भारत और ईरान की दोस्ती तो इतिहास से भी पुरानी है। अमेरिका के कई सीनेटर्स भी ये सवाल कर रहे हैं कि बिना कांग्रेस की अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति से अकेले राष्ट्रपति ने युद्ध कैसे छेड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। इस समय आप सबको मालूम होगा कि किस तरह से युद्ध का माहौल है ईरान और इजराइल के बीच, और इजराइल और अमेरिका ने मिल करके ईरान पे हमला किया। और अब हमारे साथ जो चर्चा में हमारे साथ जो मौजूद है, इस पूरे युद्ध को लेकर के जो चर्चा करेंगे, वो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। सर, सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। कैसे हैं सर? पहले आप तो ये बताइए। और ये जो माहौल देख रहे हैं आप अभी बाहर मध्य पूर्व में, जिस तरह से माहौल है, उस पे क्या है? देखिए, इस वक्त जो लड़ाई छिड़ी हुई है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने, जिस तरह से युद्ध छेड़ा हुआ है, वो पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान किया। आने वाले दिनों में ये लड़ाई बढ़ सकती है, ऐसी आशंका भी दिखाई देने लगी है, क्योंकि दोनों देश लगातार एक दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं। एक दूसरे की राजधानियों में मिसाइल और ड्रोन से हमले चल रहे हैं। ईरान ने इसके साथ साथ आसपास के जो खाड़ी के देश हैं, जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, अमेरिका के थल सेना, नौसेना ने जो अड्डे बना रखे हैं, उन पर भी निशाना साधा है। तो अभी ये लड़ाई दोनों तरफ से बराबर से जारी है, काफी नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लड़ाई अगले कितने दिन चलेगी, ये ईरान के तेवरों पर निर्भर करता है। सारी दुनिया को ऐसा लगा था, अमेरिका को भी ऐसा लगा था कि उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई की मौत के बाद हो सकता है ईरान घुटनों पर आ जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद लड़ाई और तेज हो गई है।
इसमें कोई शक नहीं है, अभी शय और मात का खेल चल रहा है बराबर से। लेकिन अमेरिका जिस तरह अब इस लड़ाई में फंस गया दिखाई दे रहा है, अब अमेरिका के मंत्री ये कहने लगे हैं कि इजराइल ने हमको इस लड़ाई में शामिल कर लिया। हाँ, वो कह रहे हैं हाथ पकड़कर इजराइल हमें ले आया। अमेरिका में इसका विरोध शुरू हो गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सवाल पूछे हैं कि हमने, हमारे हथियारों ने ईरान की 165 170 बच्चियों की हत्या क्यों की है? हमारे हथियार इसके लिए तो नहीं बने हैं, हम उस लड़ाई में क्यों उतरे हुए हैं? अमेरिका के कई सीनेटर्स भी ये सवाल कर रहे हैं कि बिना कांग्रेस की अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति से अकेले राष्ट्रपति ने युद्ध कैसे छेड़ दिया? तो ये परिस्थितियां लगातार बनती बिगड़ती रह रही हैं। जी। इसमें भारत की भूमिका को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जी, इसमें भारत की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री इजराइल के पीएम को कॉल करके बात हो सकती है, यूएई में जाकर के मतलब कॉल करके बात हो सकती है, तो ईरान के मुद्दे पे शांत क्यों है? उसको लेकर के क्यों देखिए, नहीं कुछ स्टेटमेंट? ये बड़ा सवाल है। आज इस बारे में सोनिया गांधी ने भी एक आलेख लिखा है, हाँ, एक अंग्रेजी अखबार में। जी, जी। उन्होंने भी प्रधानमंत्री की इस चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे भी बयान जारी कर चुके, स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं। सवाल यह है कि ईरान भारत का एक परंपरागत मित्र है, सदियों की दोस्ती है। यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2016 में ईरान गए थे, तब वहां खड़े होकर कह रहे थे कि भारत और ईरान की दोस्ती तो इतिहास से भी पुरानी है। चाबहार पोर्ट का जो समझौता हुआ था, उसे अपनी बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि बताया करते थे नरेंद्र मोदी। वहां के सबसे बड़े धर्मगुरु जो अब शहीद हो गए हैं, अयतुल्ला अली खamenei, जी, और हाँ। राष्ट्रपति के लिए 700 साल पुरानी कुरान की प्रतियां लेकर गए थे तोहफे में देने के लिए। हाँ। अब वहां के सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, उसके एक ऊपर हमला सिंगल हुआ उस ना देश पर। ट्वीट किया गया है, ना एक संवेदनाएं व्यक्त करनी होती है। अगर आप वो हैं देश के इतने लोकतंत्र के आप प्रधानमंत्री, इतने बड़े लोकतंत्र देश के प्रधानमंत्री हैं, और सुप्रीम लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत पे आप एक संवेदना ट्वीट एक होता है, आप वो भी नहीं किए, एक बयान भी नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और जिस दिन अली खamenei की मौत हुई है, उस दिन प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर 3 मुख्यमंत्रियों को हैप्पी बर्थडे का संदेश है। पुडुचेरी में अपनी व्यस्तता का बखान कर रहे हैं, फिर तमिलनाडु पहुंच गए हैं, साष्टांग दंडवत करते हुए किसी मंदिर में लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने ऐसे मित्र जिससे दोस्ती का डंका पीट रहे थे कि इतिहास से भी पुरानी दोस्ती है, 12-12 समझौते हुए थे उस वक्त जब मोदी गए थे वहां पर। और न केवल नरेंद्र मोदी, उन्हीं की पार्टी के एक और सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी, वे ईरान से दोस्ती का दम भरते थे। ऐसा एक भी कारण नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर एक औपचारिक शोक संदेश न किया जाए। और मजे की बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के दबाव में नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, खाड़ी के उन तमाम देशों के मुखियाओं से, शेखों से बात कर रहे हैं जहां पर अमरीकी अड्डे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन मूलतः ये लड़ाई जहां से शुरू हुई है, जिस देश पर हमले से शुरू हुई है, उसके मुखिया से बात ही नहीं कर रहे, उसके सुप्रीम लीडर की मौत पर शोक संवेदना नहीं जता रहे। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं से मजबूर हैं, कोई न कोई ऐसी वजह है जिसके चलते वे इजराइल और अमेरिका के विरोध में खड़े नहीं दिखना चाहते। उन्हें डर है किसी बात का, वो कौन, जिस क्या तरह से बात वजह है, क्या बात है। जी, जिस तरह से जी, सर विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नतमस्तक हो गए हैं, पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं। क्या ये दिखाई दे रहा है, अगर एक सिंगल मैसेज या एक सिंगल ट्वीट या कॉल नहीं है, तो क्या इससे ये मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि भूमिका हमारी कमजोर हो रही है, भारत की भूमिका कमजोर हो रही है, विदेश नीति पे सवाल उठाए जा रहे हैं अब तो? निश्चित तौर पर। देखिए, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अंतरराष्ट्रीय राजनय में कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कुछ रस्में होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। उनका निर्वाह सभी देश करते हैं।
तो भारत को भी करना चाहिए था। जी। अब ये जो सवाल है कि इससे भारत की प्रतिष्ठा पर, भारत के सम्मान पर आंच आ रही है, निश्चित तौर पर हम आज दुनिया में विश्वगुरु होने का डंका पीटते हैं। नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक लगातार ये दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्वगुरु हैं, भारत उनके नेतृत्व में सुरक्षित है। तो जो प्रधानमंत्री विश्वगुरु की हैसियत में है, जिसके बारे में अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से पूछे बिना बिना दुनिया में कुछ नहीं होता, उन नरेंद्र मोदी को इजराइल की 2 दिन की यात्रा में इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनके वहां से उड़ते ही अगले चंद घंटों में इजराइल ईरान के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाला है। उन्हें बताया जाना तो बहुत दूर की बात है, इजराइल ने नहीं बताया, ये बात समझ में आती है, यद्यपि ये भी गंभीर बात है। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय का तमाम सारा अमला, हमारा दूतावास, वे लोग क्या कर रहे थे? क्या उनमें से किसी ने ये अनुमान नहीं लगा पाया कि इजराइल ईरान पर युद्ध छेड़ने वाला है? और प्रधानमंत्री 2 दिन वहां रहकर वापस आ गए, उनके यहां आते ही अगले दिन लड़ाई छिड़ गई। तो ये हमारी प्रतिष्ठा के लिए, भारत की नैतिक ताकत के लिए बड़ा आघात है। शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया में अब उतनी कदर नहीं बची है जैसी हमेशा से होती थी। आज हम एक ग्रुप के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू बने दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश की तो विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर अब तक हम रूस और अमेरिका से समान दूरी रखते थे, लेकिन रूस से थोड़ी हमारी निकटता ज्यादा थी और वो आड़े वक्त में हमेशा काम आई। चाहे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो 71 की, जब अमेरिका का जहाजी बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए बढ़ रहा था तो रूस ने मदद की थी। उसी दम पर इंदिरा गांधी ने कहा था कि अब ये लड़ाई नहीं रुकेगी, अमेरिका 7वां नहीं 70वां जहाजी बेड़ा भेज दे। लेकिन आज हम इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के पिछलग्गू बन गए हैं, कठपुतली जैसे बनकर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बयान जारी नहीं कर पाते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इजराइल का एक जनरल भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना बंधुआ मजदूर बता रहा है। वो बहुत गंभीर और आपत्तिजनक बयान है, उस पर कोई बयान अभी तक नहीं आया, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जी। अभी सर ऐसा कहा गया कि तमाम जो देश हैं जैसे कनाडा हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, सबके स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम इस युद्ध के खिलाफ हैं, इस युद्ध का विरोध करते हैं, ये युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है साफ तौर पे। और जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं भारत में, उनका कहना है कि एप्स्टाइन फाइल के आगे ये इस वजह से शांति है, ट्रेड डील इस वजह से। क्या कुछ लग रहा है? क्या ये गड़बड़ घोटाला है क्या इसमें? देखिए, यही तो पहेली है कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने इस तरह नतमस्तक हैं कि ट्रेड डील कर लेते हैं बिना शर्त। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रेड डील का ऐलान कर देता है, वो एक तरफा ट्वीट करके सब जानकारी दे देता है, सब बता देता है कौन कौन सी शर्तें भारत ने मान ली। जी। उसके 28 घंटे बाद 28 मिनट बाद या 32 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, उसमें वे सिर्फ टैरिफ के 25% से 18% होने की बात कबूल करते हैं। उसके बाद एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा सारी शर्तें खोल देते हैं। क्या वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री इसका खंडन नहीं करते? इस तरह की शर्तों को क्यों मान लेते हैं कि भारत 0% टैरिफ लगाएगा अमेरिका पर? दुनिया के छोटे छोटे देशों ने भी अमेरिका से सामान आयात पर 0% टैरिफ की व्यवस्था नहीं की है। 1%, 2%, 4%, एक औपचारिक टैरिफ तो हर देश लगाता है। हम 0% टैरिफ पर मान गए। पाकिस्तान के साथ 4 दिन लड़ाई चली, हमने सीज फायर कबूल कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका ऐलान कर दिया। इसका ऐलान तो भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जिस तरफ विपक्ष के लोग संकेत कर रहे हैं, खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल्स की वजह से मजबूर हैं, विवश हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, लाचार हैं,
अब तो ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष के इन आरोपों में शायद कोई दम है। ये आरोप हम नहीं लगाना चाहते, ये हम कह भी नहीं रहे, जी, लेकिन प्रधानमंत्री अगर एप्स्टीन फाइल्स में लिप्त अपने मंत्री हरदीप पुरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, उनसे इस्तीफा नहीं ले पा रहे, इतने सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं, इतने सबूत, सब कुछ सामने है कि एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी की कई मुलाकातें हैं, न जाने कितने ईमेल्स हैं, भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी एप्स्टीन को दे रहे हैं हरदीप पुरी। तब जी, तब जबकि भारत में वो योजना डिजिटल इंडिया लागू ही नहीं हुई थी, उससे पहले एप्स्टीन को सब बता दिया। तो ऐसा लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोल पा रहे हैं, न घरेलू मोर्चे पर अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर पा रहे हैं, मंत्री छोड़िए, अनिल अंबानी पर ही कार्रवाई करके दिखा दीजिए, उनका नाम भी है एप्स्टीन फाइल्स में। वे भी भारत सरकार और मोदी सरकार की नीतियों के बारे में, कामकाज के बारे में एप्स्टीन से बात कर रहे हैं। वो तो प्राइवेट आदमी थे, हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में किस बात का डर है? तो नरेंद्र मोदी किस कारण से डरे हुए हैं? कौन सी नस दबी है कि वे इजराइल की गोद में बैठे दिखाई दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हर हुक्म का पालन कर रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं और देश की चिंता के सवाल हैं। देश को सोचना पड़ेगा आखिर क्या वजह है कि हमारा प्रधानमंत्री इस कदर मजबूर है। और एक बहुत जरूरी बात, उस बात के साथ जी, हम अपनी बातचीत खत्म करेंगे, जी, जी, जिसका मैंने इशारा किया कि इजराइल के एक जनरल ने, एक फौजी अफसर ने एक चैनल पर इंटरव्यू में ये कहा कि इजराइल बहुत जल्द ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाला है जो दुनिया भर में बिकेगा, पूरी दुनिया उसे खरीदेगी। पत्रकार ने कहा कि सर, आपके पास तो प्रोडक्शन लाइन ही नहीं है इतनी, इसका उत्पादन कैसे करेंगे? कहाँ है फैक्ट्रियां, कारखाने कहाँ हैं, कामगार कहाँ हैं? उसके जवाब में उसने जो कुछ कहा है वो भारत के लिए बेहद अपमानजनक है। उस जनरल ने कहा, हमारे पास पूरा भारत है, हमारे पास भारत के 140 करोड़ लोग हैं काम करने के लिए। उसकी हैसियत कैसे हुई? इजराइल का कोई अधिकारी हम सबको, आपको, मुझे, 140 करोड़ लोगों को अपना काम करने वाला बंधुआ मजदूर कैसे कह सकता है? क्या बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने इस इजराइल यात्रा में ऐसा कोई समझौता कर लिया है, ऐसे किसी एग्रीमेंट पर साइन करके आए हैं जिसमें उन्होंने इजराइल से कह दिया कि हमारा पूरा देश आपके लिए काम करने को तैयार है, आपको जितने आदमी चाहिए हम मुहैया करा देंगे, आप चाहेंगे तो हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगा दीजिए, हमारे 140 करोड़ भारत के नागरिक, भारतीय नागरिक इजराइल के लिए मजदूर बनकर काम करेंगे। इसका खंडन अब तक क्यों नहीं किया सरकार ने? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, किसी ने भी इस पर ऐतराज क्यों नहीं दर्ज कराया कि इजराइल का फौजी अफसर हम सब 140 करोड़ भारतीयों को अपने लिए काम करने वाला कैसे बता रहा है? इसकी निंदा क्यों नहीं की? तो ये सारे सवाल उस सवाल से जुड़े हैं कि प्रधानमंत्री इतने मजबूर क्यों हैं, इतने कंप्रोमाइज्ड क्यों हैं कि वे अमेरिका और इजराइल की हर शर्त, हर मांग मानने को जी। तैयार हो जाए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि आखिरकार इज़राइल होता कौन है ये बताने के लिए कि भारत के लोग उनके लिए मजदूरी करेगा या उनके लिए काम करेगा। फिलहाल सर एक सवाल बस ये रहेगा लास्ट में कि इस युद्ध से भारत को कितना नुकसान हो सकता है देखिए, या क्या-क्या नुकसान हो भारत को अभी जी, जी। सीधे नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि हुँ, उस लड़ाई से हमारा सीधे वैसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हुँ, दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है। नंबर एक, खाड़ी के देशों में 90 लाख भारतीय काम करते जी। हैं, ईरान में ही 10,000 से ज्यादा लोग हैं, विद्यार्थी हैं 10,000 तो हुँ, इन सबकी जान इस वक्त सांसत में है। अगर लड़ाई लंबी चली तो मोदी की सरकार, केंद्र सरकार इन्हें वापस लाने के लिए क्या इंतजाम करेगी, कैसे करेगी, अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। नंबर बिल्कुल। दो, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, जो बढ़ना शुरू हो गई। हुँ, ईरान के पास से एक हॉर्मुज
जल डमरू मध्य दल जल संधि है, जी। वो गुजरती है, उसको उसने बंद कर दिया है या बंद करने वाला है। अगर उस जल संधि को बंद कर दिया तो फिर दुनिया के बहुत सारे तेल का आवागमन रुक जाएगा। जी। ईरान की तरफ से और दुनिया का तमाम तेल उसी रास्ते से आता है, गैस उसी रास्ते से आती है। और अगर इस पर पाबंदी लगा दी, वहां से जहाज निकालना, टैंकर्स निकालना ईरान ने रोक दिए, निकलना रोक दिए, तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और दुनिया में तेल की कीमत बढ़ेगी तो भारत तो में बढ़ना उसका होगा। असर भारत पर भी होगा। भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और अंततः देश के आम नागरिकों पर इसका बोझ पड़ेगा। तेल इसलिए की लड़ाई लड़ाई तो बहुत सर ज्यादा भारत में पहले से ही है। पहले से तेल ही की जी, लड़ाई तो आपको भी पता है कि किस तरह से अमेरिका ने बोला कि रूस से तेल नहीं रूस से लेंगे नहीं आप। ले। तो तेल की लड़ाई जी, शायद अब आने वाले समय में और बढ़ सकती है। फिलहाल बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सर, बोलता है हिंदुस्तान के चैनल पे जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद सर।